अच्छा सर, अब IS-21 में हम ये देख लेते हैं कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी अगर आपने कोई IS-16 की चीज़ खरीदी है और अगर आपने उसको फेयर वैल्यू पे रखा हुआ है, तो क्या करना है, क्योंकि देखें इसमें डेप्रिसिएशन का भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट आएगा। तो इसको ज़रा फोकस होकर देखना है, क्योंकि इसमें मैं आपको एक चार्ट बनवाऊंगा जिसके बेसिस पे आपका सवाल कंट्रोल्ड रहेगा। उसने आज तक पीपी से रिलेटेड नहीं पूछा कि पीपी कैरीड एट फेयर वैल्यू, तो उसको ऑल टुगेदर लेके चलते हैं, बट आपने बहुत ही ज़्यादा फोकस रखना है। सही जी, पूरा चार्ट बनाऊंगा यहाँ पे, सुकून से लेके चलना है इसको। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ये है कि PLC लिमिटेड एक्वायर्ड अ प्लांट टू बी केप्ट आउटसाइड पाकिस्तान एट अ प्राइस ऑफ ₹1000, यानी $1000 का एक प्लांट परचेज किया इसने जनवरी 1 2020 पे। अच्छा भाई, यूजफुल लाइफ प्लान की जो असेस की गई है वो 5 साल है, और दिस असेसमेंट ऑफ लाइफ हैव नाउ नॉट बीन चेंज टिल नाउ, यानी अब तक वो चेंज नहीं हुआ। कंपनी की पॉलिसी है टू कीप द प्लांट एट फेयर वैल्यू, यानी रीवैल्यूएशन मॉडल है। और डिटेल्स ऑफ फेयर वैल्यू एंड एक्सचेंज रेट एट डिफरेंट रिपोर्टिंग डेट्स आर एज फॉलोज, यानी आपको फेयर वैल्यू और एक्सचेंज रेट की डिटेल दी हुई है डिफरेंट डिफरेंट डेट्स के ऊपर। फोकस होकर देखिएगा यहाँ पर, ताकि हम उसको एक साथ लेकर चलें। अच्छा भाई, अगर मैं आपसे ये कहूँ सर, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने यहाँ पर सबसे पहली एंट्री ये बनानी है, मैं पहले यहाँ से एंट्री के लिए ये परफॉर्मा पिक कर लूँ। तो सबसे पहले मैंने कहा कि जनवरी 1 2020 पे अगर मैंने पीपी परचेज किया है, तो प्रॉपर्टी, बल्कि पूरा प्लांट लिख देते हैं, प्लांट डेबिट और कैश क्रेडिट, और मैंने किया ये होगा कि सर $1000 इन टू इस दिन का एक्सचेंज रेट। सिंपली सर मैंने 2,20,000 रुपये से इस प्लांट को डेबिट करके अपने कैश को क्रेडिट कर दिया होगा। अगर पैसे पे नहीं किए होते वो लाइबिलिटी आती, वो लाइबिलिटी मार्क टू मार्केट होती है एक्सचेंज गेन के लिए, क्योंकि वो मॉनेटरी आइटम होता, वो अपनी जगह चलता, वो हमने सीखा हुआ। अब मैंने कहा चलो यार इस वाली पकड़ाट को साइड में करते हैं, पहले कैश को आउट करो, जान खत्म करते हैं, इसे जान छुड़ाते हैं। सही है जी। अब यहाँ पर मैं एक टेबल बना रहा हूँ, सही है, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए रीवैल्यूएशन टेबल। अच्छा भाई, मैंने कहा कि सर यहाँ पर हम बात करेंगे डॉलर की, सही है, यहाँ पर हम बात कर लेंगे रेट की, यहाँ पर आ जाएगा PKR। अच्छा सर, अब इसमें दो तीन चीज़ें और ऐड करनी है हमने। हमने कहा रीवैल्यूएशन बैलेंस, और रीवैल्यूएशन के इम्पैक्ट के बाद, बैलेंस के बाद, PNL इम्पैक्ट इफ एनी। देख लेते हैं कि क्या करना है हमें यहाँ पर, तो सुकून से लेके चलते हैं इसको, फोकस होके बने रहना है आपने। अच्छा भाई, मैंने ये कहा कि सर सबसे पहले बात कर लें जनवरी 1 2020 की, सही है जी, ये डेट है हमारी, इस दिन की बात करें जनवरी 1 2020 की। अच्छा, मैंने कहा जनवरी 1 2020 पे हमारे पास कितने डॉलर का ये एसेट, $1000 का। रेट कितना रखा था सर, 220 रखा था। सर मैंने कहा जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे, तो आई विल गेट 220, इसको PKR में कर लेते हैं सर। अच्छा भाई, सर यहाँ पर कोई रीवैल्यूएशन का बैलेंस नहीं है, क्योंकि पहले दिन ये इक्वल टू फेयर वैल्यू है। अच्छा, आपको ये तो पता है ना कि डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ये चाहूँ और ये कहूँ, प्लीज़ बहुत फोकस और सुकून और तामुल से इस बात को देखिएगा, कि मैं अगर इसको 5 से डिवाइड करूँ तो ये डॉलर डेप्रिसिएशन आ गया। अब अकाउंटिंग तो PKR में करते हैं, ये सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा ही है। अच्छा भाई, अब मैंने आपको कहा आपने तो उसको PKR में कन्वर्ट कर लिया था ना, तो आपका आपका प्लीज सुनिएगा, आपका जो ये PKR में डेप्रिसिएशन है वो कुछ ये होगा, 44,000 रुपये का, और आपके पास कुल मिलाकर ये बचा होगा 176,000 इज योर PKR कैरिंग अमाउंट। फिर रिपीट कर रहा हूँ, 176,000 इज योर PKR कैरिंग अमाउंट। तो सर यहाँ पर आने के लिए आपने एक एंट्री बनाई होगी PKR में, जो मैं यहाँ बना लेता हूँ, और सर यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 31 और इसको 12। अच्छा भाई, मैंने कहा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और सर प्लांट क्रेडिट कितने से, सर 44,000 से। सर आपने 44 को डायरेक्ट ले लिया भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो पहले दिन पे पीपी को कन्वर्ट कर चुका था ना, मैं तो पहले दिन पे पीपी को कन्वर्ट कर चुका था। ये ओवर द पीरियड वाली बात तो नहीं है, ये तो मैंने सीधा सीधा इसको जब रिकॉर्ड किया तो उसको डेप्रिशिएट किया, कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। देखो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। अब मैंने ये कहा अब मैंने ये कहा सर इसके बाद
ये हो गई रिपोर्टिंग तक की कहानी, यानी रिपोर्टिंग पे मेरा पीपी की कैरिंग अमाउंट 176,000 और ये भी मैंने लिख दिया, ये आ गई कैरिंग अमाउंट। अच्छा भाई, अब सर जब मैंने कैरिंग अमाउंट की यहाँ पर बात की तो ये तो डॉलर में आ गई, ये पीकेआर में आ गई। अब मैं सवाल में जाता हूँ और सवाल में जाके देखता हूँ कि सर 31 दिसंबर पे मेरा एसेट कितने का आ रहा है। सर आपने कहा आपके एसेट की फेयर वैल्यू 31 दिसंबर 20 पे जो आ रही है वो आ रही है कुछ ये, सर ये आ रही है 980 की। फर्क कितना है पहले वाले केसेस में और इस वाले केस के अंदर, बहुत सुकून से समझना, फर्क कितना है पहले वाले केस में और इस वाले केस के अंदर कि यहां पर आपकी जो डॉलर वैल्यू पुरानी थी ना वो रिड्यूस हो रही है। जो डॉलर वैल्यू आपकी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। देखिए मैम, अगर आपसे मैं बात पूछूं, अगर मैं सिंपली इसको 220 से मल्टीप्लाई करूंगा देखो तब भी यही आता है, क्योंकि अब आपके पास यूज होने के बाद इतना बचा है, क्योंकि ये डॉलर ही डेप्रिशिएट हुए ना यूज होके। तो अब अगर आप डॉलर में भी अकाउंटिंग कर रहे होते तो आपकी 800 की रेलेवेंट वैल्यू होती, क्योंकि वो डेप्रिशिएट हो रहा है वियर एंड टियर की वजह से। इससे पहले जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की थी सर वो डेप्रिशिएट नहीं होती, इसलिए मैंने 1000 को ही कंपेयर किया था, $10,000 का व्हाट्सएवर। शेयर्स की बात है तो शेयर्स अपनी जगह पर थे। ये डेप्रिसिएशन की वजह से वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। मैंने आपको यहाँ प्रूव भी करके दिखाया कि अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं स्टिल दिस बिकम्स 176,000 पीकेआर में। तो मैंने क्या किया, कैपिटलाइज किया, डेप्रिशिएट किया, यहाँ आ गया। सर यहां तक बात क्लियर है। अब आप समझें कि आपकी जो इन्वेस्टेड कॉस्ट ऑफ पीपी थी, प्लांट थी, वो $800 की रह चुकी है आफ्टर डेप्रिसिएशन। और मैंने कहा सर ये 980 पे आ चुका है, तो क्या मैं कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि सर मेरे पास फेयर वैल्यू गेन इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है 180 का। अब मैं आपसे ये बात पूछूं, सवाल पूछूं कि सर ये जो 180 का आपका फेयर वैल्यू का गेन आया है ये कहां आया है, कौन सी डेट पे आया। सर आपने कहा रिपोर्टिंग डेट पे आया। इस दिन का एक्सचेंज रेट देखो कितना चल रहा है, 232। मैंने इसको यहां पे रख दिया। मैंने कहा सर अब मैं इस 180 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो सर मेरे पास 41,760 का कुल मिला के एक रीवैल्यूएशन गेन आ गया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं सर, दिस इज माय रीवैल्यूएशन गेन, क्योंकि मेरे पीपी की वैल्यू में $180 का इजाफा हुआ है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि आफ्टर डेप्रिसिएशन मैं अब यहां पर 31 दिसंबर 2020 पे एक काम ये करूंगा कि इससे प्लांट को करूंगा डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस को कर दूंगा क्रेडिट। सर दिस इज माय फर्स्ट ईयर, दिस इज माय फर्स्ट ईयर ऑफ एसेट। तो मैंने क्या कहा कि सर रीवैल्यूएशन सरप्लस को मैं कितने से डेबिट कर दूं, 41760 से। इन एनी केस यू नीड टू डू अकाउंटिंग इन टर्म्स ऑफ पीकेआर। तो मैंने कहा सर क्या मैं कह सकता हूं मेरा पहला रीवैल्यूएशन का बैलेंस ये आ गया, पहला ही है ना रीवैल्यूएशन, देखिए पीकेआर में अकाउंटिंग कर रहा हूं। खैर आगे लेके चलते हैं। पर मैंने कहा सर ये भी तो माने, ये भी तो माने कि आपके पास ये जो $800 हैं ये अभी भी 220 पे कैरी हो रहे हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि सर अभी मुझे इसको 220 से उठा के किस पे लेके आना है। सर 220 से उठा के 332 के ऊपर लेके आना है, तो ये हो गया 12। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर अगर मैं इसको यहां से उठाकर यहां लेकर आऊंगा जानी, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा। सर आप 1000 से क्यों नहीं कर रहे भाई, 1000 इज नो मोर, 1000 उसमें से $200 डेप्रिशिएट हो चुके हैं, तो मैं बकाया की बात करूंगा। और सर अगर मैं इसको यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेटिंग के लिए अगर ये करूं कि मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो कुल मिला के ये मेरे पास क्या आ गया सर, इसको आप कहते हैं एक्सचेंज गेन। इसको आप क्या कहते हैं सर, एक्सचेंज गेन। अगेन रिपीट कर रहा हूं, दिस इज माय एक्सचेंज गेन। तो सर अब अगर मैं आपसे पूछूं, अब अगर मैं आपसे पूछूं सर कि ये एक्सचेंज गेन कहां जाएगा, सर ये भी ओसीए में जाएगा। क्यों, क्या कहता है वो, नॉन मॉनेटरी आइटम का, नॉन मॉनेटरी एसेट का फेयर वैल्यू का गेन जहां जाएगा वहीं पे ही उसका एक्सचेंज गेन जाएगा। तो मैंने क्या किया, प्लान डेबिट सर फॉरेन एक्सचेंज गेन इन ओसीआई क्रेडिट। मैंने कहा सर फॉरेन एक्सचेंज गेन इन ओसीआई कितना आ गया, सर फॉरेन एक्सचेंज गेन इन ओसीआई आ गया इतना। सर स्टिल दिस विल बी इन पीकेआर। मैंने कहा सर कोई मसले वाली बात नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको यहां पर लिंक किया और मेरे पास सर कुल मिलाकर, मेरे पास कुल मिलाकर सर कुल मिलाकर यहां पर सरप्लस का बैलेंस ये आ गया, सरप्लस का बैलेंस ये आ गया। सर अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर मैंने अकाउंटिंग सही की हुई है, अगर मैंने अकाउंटिंग सही की हुई है तो मेरा इन सब का सम मेरे रिपोर्टिंग डेट की फेयर वैल्यू इनटू रिपोर्टिंग डेट के रेट से मैच करना चाहिए। अगर मैं यहां पर ये देखूं सिर्फ समझने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखिए मैच होता है। जैनी सर अब तक एज ऑफ नाउ मैंने अकाउंटिंग बिल्कुल सही तरीके से की है, परफेक्शन के साथ। समरी क्या है,
एसेट खरीदा, रिकॉर्ड किया, डेप्रिशिएट किया, डेप्रिशिएटेड डॉलर्स निकाल लिए, डेप्रिशिएटेड पीकेआर वैल्यू निकाल ली। फिर आप देखेंगे डेप्रिशिएटेड डॉलर्स को कंपेयर करेंगे अपडेटेड फेयर वैल्यू से, कोई फेयर वैल्यू गेन आएगा तो उसको उस दिन की वैल्यू से स्पॉट रेट ऑफ रिपोर्टिंग से रिकॉर्ड करेंगे, वो ये आ गया। फिर आपको याद आएगा कि पुराने डॉलर से पुरानी वैल्यू पर, पुराने डॉलर इज नो मोर 1000, दिस इज डेप्रिशिएटेड वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ $200। तो ये रहा, मैंने कहा 800 आ गया, पर 800 किस पे कैरी हुआ हुआ है? 220 पे। किस पे लेके आना है? 332 पे। कितने का गेन? 12 का। सर ये कौन सा गेन है? ये है एक्सचेंज गेन। पर एक्सचेंज गेन भी कहां जाएगा? ओसीआई में, क्योंकि ये नॉन मॉनेटरी एसेट है। नॉन मॉनेटरी एसेट का जहां पे फेयर वैल्यू गेन या लॉस जाता है, वहीं पे ही सर आपका एक्सचेंज गेन या लॉस जाता है। तो वो अगर ओसीआई में जाए तो ये भी कहां जाएगा? ओसीआई में। अब सर मेरे पास सरप्लस का बैलेंस कितना आ गया? 51360। आई होप दिस इज क्लियर। और अब हम इसको लेके चलते हैं अगले साल के ऊपर। सर मैं इसको जरा यहां पे नीचे ले आता हूं। मैं कहा था आ जाए। अब मैंने कहा कि सर ऑल टुगेदर अब मैं आपको सिखाता हूं 31 दिसंबर 2021 की कहानी। मैंने कहा सर अगर मैं यहां से ये उठा लूं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, मैंने ये कर लिया। अच्छा अब अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूंगा ना, जानिए ये रहा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर में अगर आप मेरी बात समझ पाए तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 4 से। सर ये तो आपको बखूबी सिखाया मैंने यार, कि जब भी एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाएगा तो यू विल यूज कैरिंग अमाउंट एंड रिमेनिंग लाइफ से वो डिवाइड होगा, रिमेनिंग लाइफ से वो डिवाइड होगा। मैंने ये कर दिया। मैंने कहा सर अगर मैं यहां पर इसका नेट करूं तो सर क्या मानते हो मेरे डेप्रिशिएटेड डॉलर्स रिपोर्टिंग डेट पे एक साल के बाद 735 के हो गए। किसके कितने के हो गए? 735 के। अगेन रिपीट कर रहा हूं, 735 के हो गए। फिर मैंने ये कहा कि सर आप यहां पर इसको डिवाइड करें 4 से, तो सर अगेन यू विल गेट डेप्रिसिएशन इन टर्म्स ऑफ पीकेआर, और वो आ गया ये सर 56840। अच्छा भाई सर अब अगर मैं इसको यहां पर सम करूं तो मेरे पास सर पीकेआर में कैरिंग अमाउंट आ गया। सर ये आ गई कैरिंग अमाउंट 31 दिसंबर, कैरिंग अमाउंट 31 दिसंबर 2020 की, 21 की। सही है जी। अच्छा भाई अब मैंने कहा कि सर अब आ जाए आप यहां पर, अब आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक करने लगे हैं। सर मैंने सिंपली क्या किया, मैंने इसका डेप्रिसिएशन बुक कर लिया। अगर मुझे चेक करना है कि मैंने सही किया है और मेरी कैरिंग अमाउंट सही है तो सिंपली देख लो सर, ये $735 इतने पे कैरी होने, देखो ये आ गया। सर यही अमाउंट डेप्रिशिएट हुई है ना। अब जो डेप्रिसिएशन हुआ है वो तो पीकेआर में ऑलरेडी कन्वर्टेड था, तो आपने कहा कि भाई इसी डॉलर वैल्यू को डेप्रिशिएट किया, अगर पीकेआर में कन्वर्ट करता तो ये रहा। बात क्लियर है? अच्छा आपके दिमाग में आएगा सर इसके लिए एवरेज क्यों यूज किया? भाई एवरेज इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि ये जो दिनों के हिसाब से हो रहा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एवरेज इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि दिनों के हिसाब से अक्रू नहीं हो रहा। ये दिनों के हिसाब से अक्रू नहीं होना जो आपको रिसीव करना है या इंटरेस्ट पे करना है, ये तो आपका एसेट रिकॉर्ड हो चुका है, वो डेप्रिशिएट हो रहा है और आप डॉलर वैल्यू को उससे कंपैरिजन में लेके चल रहे हैं, यानी वो डॉलर वैल्यू जो रिपोर्टिंग डेट पे एक बार रीवैल्यू हो चुकी थी वो डेप्रिशिएट हो रही है। बात क्लियर है? और सर उसको यूं भी देख सकते हैं कि मैं इसी 245 को इसी से मल्टीप्लाई कर लूं तो यही आ गया। बात क्लियर है? सर ये हो गया मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, और मेरी कहानी यहां पे आके रुक गई। पर सर यहां पर कहानी खत्म नहीं होती, यहां पर आपको इसको इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकालना और वो यहां से निकाल के कहां फेंकना है सर? रिटेन अर्निंग में। ये बात आपको भूलनी बिल्कुल भी नहीं है। देख लो ये पूरा परफॉर्मेंस चल रहा है, ये रीवैल्यूएशन का बैलेंस है, टेक्निकली रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट है। तो मैंने क्या किया सर, मैंने किया ये कि मेरे पास जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आया वो आ गया सर 12840 का। सर मैं यहाँ पर एक और एंट्री बनाऊंगा, मैं यहाँ पर सर एक और एंट्री बनाऊंगा। सर वो एंट्री ये होगी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट। अच्छा सर रिटेन अर्निंग कितने से क्रेडिट कर दूं मैं? सर ये आ गया हमारे पास ये वाला अमाउंट। सर साल के आखिर में पहुंच गए, साल के आखिर में पहुंच गए। अब जरा गेम समझिएगा। मैं कहा सर अब जरा गेम समझना है। गेम समझने का ये है जानी, गेम समझने का अब यहाँ पर ये है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि सुंदर दिखे, इतना प्यारा टेबल बना रहे हूँ। अच्छा जी अब गेम समझने का ये है जानी कि देखो यार ये आ गई रिपोर्टिंग डेट की कैरिंग अमाउंट इन टर्म्स ऑफ डॉलर, ये आ गई इन टर्म्स ऑफ पीके और ये आ गया इन टर्म्स ऑफ पीके रीवैल्यूएशन का बैलेंस। इसमें तो कोई आपको पंचायत होनी नहीं चाहिए ना, सीधा सीधा हिसाब किताब है। यह है इंक्रीमेंटल के ट्रांसफर करने के बाद जो बच गया वो। अब मैं अगर देखूं मेरी सर फेयर वैल्यू कितनी है, अगर मैं देखूं सर मेरी फेयर वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा कि सर आपकी फेयर वैल्यू 31 दिसंबर पे, फेयर वैल्यू 31 दिसंबर 2021 पे कितनी आ रही है? तो सर मैं गया सवाल के अंदर, मैंने कहा सर फेयर वैल्यू 31 दिसंबर 2021 पे $500 है और सर आप $735 पे खड़े हुए हैं। अगर इन टर्म्स ऑफ पीकेआर देखूं तो इतने पे खड़े हुए हैं।
पर मैं आपसे अगर ये बात पूछूं सर, क्या मानते हो कि अब आपको एज ऑफ नाउ सर फेयर वैल्यू लॉस हो गया? फेयर वैल्यू लॉस हो गया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो गया तो हो गया। $235 का आपका लॉस है। ऑल टुगेदर यू नो द फैक्ट कि अगर मुझे लॉस होता है, जानी बहुत सुकून से समझना, आपको ये बात तो पता है ना कि अगर मुझे लॉस होता है तो मैं सबसे पहले रीवैल्यूएशन सरप्लस को घुमाता हूँ, और फिर सरप्लस घुमा के जो बच जाता है वो पीएनएल में जाता है। ये भी बात आपको बखूबी पता है। तो उसी स्ट्रेटजी को लेके चलते हैं। मुझे बताओ पहले लॉस कब आया सर? रिपोर्टिंग डेट पे रेट कितना चल रहा है सर? 245 का चल रहा है। मैंने क्या किया सर, 245 का जो रेट चल रहा है मेरा, 245 का जो रेट चल रहा है, मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया विदाउट एनी इशू। कोई इशू वाली बात नहीं है सर, लॉस हो गया, एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस बात को तस्लीम करने में कोई बुराई नहीं है सर। ये आ गया सर, मैंने किया ये कि भाई मेरे पास लॉस आ गया 57,575 का। ये मेरा क्या है सर? फेयर वैल्यू लॉस है। ये मेरा क्या है सर? फेयर वैल्यू लॉस है। सर क्या मैं उसको यहाँ पर अभी इनकॉर्पोरेट करूँ? बस इनकॉर्पोरेट करने से पहले, क्योंकि आप डाउनवर्ड जा रहे हैं, अच्छा आप ये देखिएगा आपके पास 57,575 का लॉस, आपके पास सरप्लस का बैलेंस कितना है? 38,520। सर इसके अंदर एक्सचेंज का भी तो इम्पैक्ट था ना। ये रहा, एक्सचेंज भी तो उसी में जाता है ना। पहले देखो एक्सचेंज गेन आ रहा है, लॉस आ रहा है। सर मैंने कहा फॉरेन एक्सचेंज आपके पास गेन आ रहा है। अब कैसे आ रहा है वो देख लेते हैं। सर फॉरेन एक्सचेंज गेन ऐसे आ रहा है आपके पास कि आपके आपके प्लीज सुनिएगा, ये जो डॉलर्स हैं 735 के, इसमें इतना डिक्लाइन आ गया ना, इतना डिक्लाइन आ गया। तो जो आपका डिक्लाइन है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, तो जो आपका डिक्लाइन है वो आपका डिक्लाइन 245 पे आ चुका है। पर मैं ये कह रहा हूं कि आपने उसमें से 235 की जो कमी की है, वो सिर्फ 235 245 पे लेके आए हो ना। फिर रिपीट कर लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि भाई आपने जो रिडक्शन लाए हो, एक थोड़ा माइंड मैप लगाओ अपना। मैं कह रहा हूं 735 में से $235, सिर्फ $235 आप उसमें से 245 पे लेके आ चुके हो। कितने पे लेके आ चुके हो जानी? 245 पे। ऐसा ही है। पर ये बात मानते हो अभी एज ऑफ नाउ कि इसी 235, बात समझिएगा, देखो यार 235 मेरा क्या है? एक फेयर वैल्यू लॉस है, ऐसा है। पर क्या मैं कह सकता हूँ ये 735 स्टिल हैव बीन कैरीड एट $232 पर डॉलर, यानी भाई 232 की वैल्यू जो है पीकेआर की, वो पर डॉलर की है ना। वो अभी भी किस पे कैरी हो रहा है? 232 पे। क्या मैं कह सकता हूँ कि सर अब मेरा एक्सचेंज रेट 245 हो चुका है, तो एक यहाँ पर मेरा एक यहाँ पर ₹13 का एक्सचेंज गेन आ रहा है। तो गेन कैसे आ रहा है भाई? देखो फेयर वैल्यू में लॉस हुआ, वो तो डॉलर गिरे ना, यानी डॉलर मतलब डॉलर गिरे इन द सेंस कि डॉलर वैल्यू गिरी। कि भाई मैंने बाहर एक एसेट रखा हुआ है $735 पे, वो हो गया है कुल मिला के $500 का, तो $235 का मुझे नुकसान हो गया। पर मैं कह रहा हूं कि जो एग्जिस्टिंग डॉलर्स पड़े हुए थे उस पर तो फायदा हो गया ना, वो तो रिकॉर्ड करो। क्योंकि डॉलर का गिरना और डॉलर वैल्यू का गिरना दोनों में फर्क है। बात समझ आ रही है? इन टर्म्स ऑफ पी किया तो डॉलर एप्रिशिएट हुआ है ना, तो वो एप्रिसिएशन तो रिकॉर्ड करो, क्योंकि जो मौजूदा डॉलर्स हैं उसमें फायदा हो गया। और मैं ये कह रहा हूं कि जो बकाया आपके $235 की वैल्यू, यानी एसेट की वैल्यू गिर गई, वो अलग है। पर जो मौजूदा डॉलर्स हैं वो इन टर्म्स ऑफ पी क्या एप्रिशिएट कर गए, तो वो तो रिकॉर्ड करो। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पर कि सर अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं एज ऑफ नाउ, तो मैं ये कह सकता हूं कि सर अभी यहां पर मैं सर इसको रिकॉर्ड करने के चक्कर में मैंने उसको कहा कि भाई ये आ गई अमाउंट मेरी, ये 122,500 की। अच्छा अगर मैं ये देखना चाहूँ कि क्या मैंने ये सही किया हुआ, अभी एंट्री नहीं बनाई है, खुदा अभी मैंने एंट्री नहीं बनाई। अगर मैं देखना चाहूँ जस्ट टू मेक इट क्लियर कि क्या मैंने अकाउंटिंग सही की हुई है, तो सर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो देखो ये बन गया। सर देखें लॉजिकल सी बात है, समझने की बात क्या है सर? समझने की बात यह है कि मैंने साल के आखिर में आफ्टर डेप्रिसिएशन मेरे एसेट की डॉलर वैल्यू $735 थी, और डेप्रिसिएशन के बाद पीकेआर में इतने पे था, ये मैंने मान लिया। सही है जी। इस यहां तक की मैंने एंट्री बनाई हुई है, देखो ये डेप्रिसिएशन की और रीवैल्यूएशन सरप्लस के ट्रांसफर की, ये रहा। बस यहां तक काम किया हुआ। फिर मैंने कहा मार्केट में गया, मेरा एसेट कितने से गिर गया? 235 से। मैंने कहा जो गिर गया मेरा एसेट उसका मैंने लॉस बुक कर लिया। अच्छा लॉस किस दिन पे आया? रिपोर्टिंग डेट पे मैंने उस रेट से बुक कर लिया। पर मैंने कहा जो मेरे पुराने डॉलर्स हैं वो तो अभी भी पुरानी वैल्यू पे कैरी हो रहे हैं ना। तो जब तुम अपने $235 के लॉस को 245 पे लेके आ चुके हो,
तो 735 को अपनी अपडेटेड वैल्यू पे लेके आओ 245 पे, तब जाके आपकी डॉलर्स भी अपडेट हो जाएंगे और इक्विवेलेंट पीकेआर भी अपडेट हो जाएंगे। यानी अभी तक आपने 235 की जो यहां पे मल्टीप्लीकेशन की, इस 235 में खुदा के वास्ते मेरी बात को फोकस होकर सुनना कि ये जो 235 को आपने 245 पे रिकॉर्ड किया है, आपने सिर्फ किया क्या है, $235 का जो लॉस है वो रिकॉर्ड किया है, डॉलर का लॉस रिकॉर्ड किया है, डॉलर की वैल्यू में डिक्लाइन का लॉस रिकॉर्ड किया है, पर जो पीकेआर की आपकी डिमिनिश हुई है और आपका डॉलर एप्रिशिएट हुआ है, उस गेन को तो रिकॉर्ड नहीं किया ना, उसको अलग से करो, क्योंकि आपके $735, प्लीज सुनिएगा, आपके $735 अभी भी किस पे कैरी हो रहे हैं सर, लास्ट ईयर की फेयर वैल्यू पे, दैट इज 3232, उसको भी अपडेट करो ना, ताकि आपके पूरे डॉलर्स अपडेटेड वैल्यू पे आ जाएं। तो सर क्या मैं कह सकता हूं यहां पे इस वाले सवाल के अंदर आपको आपको फेयर वैल्यू गेन हो गया और फेयर वैल्यू लॉस हो गया और एक्सचेंज गेन हो गया। यानी कोई आपसे पूछे यार आपके पास एसेट पड़ा हुआ था $735 का, अब वो कितने का हो गया, आप बोलेंगे $500 का, तो आप बोलेंगे यार हाँ यार $235 का नुकसान हो गया, वो ये रहा। पर कोई आपसे पूछेगा जो $735 का एसेट था, क्या उसमें कोई एक्सचेंज गेन हुआ, बोलोगे यस सर बिल्कुल हुआ। अच्छा एक्सचेंज गेन कैसे हुआ सर, एक्सचेंज गेन ऐसे हुआ कि मैंने जब उसको लास्ट ईयर कैरी किया हुआ था, वो किया हुआ था 232 पर डॉलर पे। अब ऑल्दो मेरे डॉलर्स गिर गए, पर मैंने कहा उसको उठा के अपडेटेड वैल्यू पे तो लेके आओ ना, क्योंकि आपके पुराने डॉलर्स अभी भी किस पे कैरी हो रहे हैं, 232 पे, होने कितने पे चाहिए 245 पे, तो 13 से उसको और इंक्रीज करो। तो सर हमने यहां पर ऑल टुगेदर इसको भी यहां पे अपडेट कर दिया। बात क्लियर है? अब सर अब आगे मेन चीज इसके अंदर जो आती है, हमने गलत चीज पिक कर ली भाई, यहां पर इसके अंदर जो चीज आती है जानी, वो ये आती है कि अब आप देखें कि इन दोनों का नेट कितना है, इन दोनों का नेट कितना है। अच्छा इन दोनों के नेट के लिए हम जरा इसको बोल्ड कर दें ताकि आपको ये क्लैरिटी से दिखे। सर इन दोनों का अगर आप नेट देखें ना यहाँ पर, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो आप ये कहेंगे कि सर यहां पर फेयर वैल्यू गेन आ गया था, कितने का, यानी फेयर वैल्यू गेन आ गया था, बल्कि लॉस था, ये गलत लिख दिया मैंने, फेयर वैल्यू लॉस आ गया था और फॉरेन एक्सचेंज गेन आ गया था। अच्छा सर फॉरेन एक्सचेंज गेन कितने का आया, तो यू नो द फैक्ट ये दोनों ओसीआई के बैलेंसेज हैं, ओसीआई में जाते हैं ना, है तो फॉर द ईयर पर जाते हैं ओसीआई में। तो सर आपके पास आ गया नेट लॉस टू बी पार्क्ड इन ओसीआई, ये आ गया नेट लॉस टू बी पार्क्ड इन ओसीआई इंक्लूसिव ऑफ एक्सचेंज गेन लॉस, इंक्लूसिव ऑफ एक्सचेंज, दोनों पीपी में जाएंगे। यह बात तो तय हो चुकी है कि एक्सचेंज गेन हो लॉस हो, दोनों पीपी से नेट होगा। बात क्लियर है? अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं जानी, अब अगर मैं आपसे बात पूछूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अब मैं एक एंट्री बनाने के लायक हूं? अब मुझे आप एक बात बताओ, अब मैं नेट बेसिस पे लेके चल रहा हूं ताकि मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो, अब मैं नेट बेसिस पे लेके चल रहा हूं ताकि मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो। मैंने कहा सर पहले तो आप प्लांट को गिरा दें, मैंने कहा सर सही है, प्लांट को रिड्यूस कर दिया, कितने से प्लांट गिरा सर, आपका प्लांट गिर गया इतनी अमाउंट से 48020, क्योंकि देखो इतने से प्लांट गिरा, इतने से इंक्रीज हुआ, नेट इतने से गिरा। मैंने कहा सर रीवैल्यूएशन सरप्लस को कितने से गिराएं सर, आप रीवैल्यूएशन सरप्लस को इतने से गिराएं जितने से वो अवेलेबल है। बाकी कहां चला जाएगा सर, बाकी चला जाएगा पीएनएल में, बाकी चला जाएगा पीएनएल में 9500। देखो यार ये बात समझने की है, 9500 ये बात समझने की है। देखो यार आपने नेट बेसिस पे देखना है, अगर आप इसको इससे कंपेयर करें ना, जैसे मैं इसको इससे कंपेयर करता हूं, सही है ना, तो आप कहते हैं इतना पीएनएल में ले जाओ, नहीं यार ये बचत भी तो करके दे रहे हैं ना आपको ओसीआई का, तो नेट देखो कितना आ रहा है। तो अगर मैं इसको इसमें नेट कर दूं तो देखो स्टिल ये 9500 आ रहा है। तो सर आपने क्यूमुलेटिव बेसिस पे देखना है। देखो अगर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं जानी, अगर मैं 57575 को सरप्लस के बैलेंस से कंपेयर करता तो मैं ये कह रहा होता, मैं ये बता रहा होता कि भाई मैं बाकी पीएनएल में ले गया, पर नहीं, आप गलत होते उस वक्त, क्योंकि आपके पास जो एक्सचेंज गेन आया है वो भी तो ओसीआई में जाएगा, वो भी तो सरप्लस में जाएगा, तो उसको मिला के देखो ना, क्योंकि दोनों पीपी को हिट कर रहे हैं, दोनों को मिला के देखो कि क्या बनता है। यानी सर मैं कह सकता हूं सरप्लस इतने से डिक्रीज होता है, इतने से इंक्रीज होता, तो नेट कितने से डिक्रीज होता सर, इतने से। मैंने कहा सर अब देखें आपके पास सरप्लस का बैलेंस इतना है, नहीं है सर, तो मैंने बकाया पीएनएल में डाल दिया। बात क्लियर है? तो सर क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर अब पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम पीएनएल का इंपैक्ट आया और मैं यहां से वो लिंक लगा देता हूं। सही है जी, कितना है भाई ये 9500, और सर ये नेगेटिव इंपैक्ट चला गया। क्या मानते हो कि मेरा, प्लीज सुनिएगा, मेरा जो पीपी है इतने ज्यादा से कम हुआ है, यानी यूं समझ लो
कि एक्सचेंज वैक्सचेंज सबको मिला के हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट को इतने से बीट कर गया है वो, ऐसा ही है। तो सर अब हमने क्या किया, यहां पर ऑल टुगेदर एक बैलेंस निकाल लिया ये वाला। पहले बताओ बात क्लियर जानी। तो सर अब अगर मैं आपसे पूछूं एज ऑफ नाउ यहाँ पर, तो सीन क्या था, सीन ये है आपका एसेट $500 पे, आपका पीकेआई वैल्यू इतनी है और आपके पास पीएनएल के अंदर इतना हिट जा चुका है, इतना हिट जा चुका है, ऐसा ही है। अच्छा भाई अब सर ये तो हो गई ऑल टुगेदर कहानी उस टेबल के ऊपर, दैट विल हेल्प यू, इसको हम गलत जगह ले आए, ये वो टेबल है सर दैट विल हेल्प यू टू पार्क एंट्रीज इन जनरल, ऐसा ही है, ताकि आप उसको अकॉर्डिंगली लेके जा सकें। चल सर अब मुझे एक बात बताएं, कितने साल हो चुके हैं एसेट को, 2 साल। पर अब अगर मैं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर और ये सारी चीजें वापस से यहाँ कॉपी कर दूं, सही है जी, ये सारी चीजें मैं अगर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2022 आ गया, तो सर मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा 3 से, सही है जी। और मैंने कहा सर ये भी आप इसको 245 कर लें क्योंकि ये इक्वलेंट था, ताकि हम इसको अकॉर्डिंगली लेके जा सकें। और एक बार मैं रीचेक कर लेता हूं अपनी कैलकुलेशन के लिए कि ये चल क्या रहा है। और सर ये मैंने कहा कि $500 इंटू 245 एग्जैक्टली अमाउंट इस सेम मैच हो रही है। अच्छा खैर सर मैंने क्या किया, इसको 3 से डिवाइड किया। सर 3 से क्यों डिवाइड किया भाई, खुदा के बंदो 3 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि सर ये आपकी रिमेनिंग लाइफ है और एसेट की लाइफ टोटल 5 साल थी, 2 साल चल चुका है, तीसरा साल ये रहा। क्या मैं कह सकता हूं कि सर डॉलर वैल्यू मेरे पास कैरिंग अमाउंट की ये आ गई, ऐसा ही है सर। मैंने यहां पे इसको टोटल किया और सर अब मैं यहां पर इसको भी 3 से डिवाइड करूं तो सर ये आ गया। और सर मैंने कहा कि अब मैं अगर इसको यहां पर सम करूं तो ये अमाउंट आ गई। अच्छा अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है जो आपको मैं बचपन से भी सिखाता आया हूं, FR1 में भी बताया है, आज भी बता रहा हूं। आपको नहीं लगता कि ये वाली अमाउंट मेरे एसेट को इतने से कम कर गई है कि पीएनएल का हिट आया, पर ये अमाउंट अब सरप्लस तो नहीं, आपके पास डेफिसिट आ गया है, पर ये अमाउंट डेप्रिशिएट होने से रह गई है। पर अगर इसके ऊपर डेप्रिशिएशन बुक होता तो कितने से होता भाई, अगर मैं कहता हूं ये लॉस नहीं होता और ये समझ लो एट पार होता, यहां पर मैं कह रहा हूं कि भाई ये वाली अमाउंट नहीं होती, आपका लॉस इतना ही होता जितना सरप्लस है। तो टेक्निकली कोई आपका एडिशनल लॉस नहीं होता, आप तो एसेट की HCA से भी नीचे आ गए ना। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर इतना डेप्रिसिएशन, इतना इस लॉस की वजह से इतना डेप्रिसिएशन बुक होने से रह गया है, इतना डेप्रिसिएशन बुक होने से रह गया है। पर अगर इतना डेप्रिसिएशन बुक होने से बच्चों रह गया है और अगर ये सब सही होता, तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर मेरा आफ्टर जो डेप्रिसिएशन बुक नहीं हुआ उसका बैलेंस ये होता, जो डेप्रिसिएशन का बैलेंस नहीं होता उसका बैलेंस क्या होता, ये होता। देखो ये वही वाली केस है ना कि आप HCA से नीचे आ गए, सही है जी, और आप कहते हैं कि यही अमाउंट अब आपके पीपी में शामिल नहीं है क्योंकि आपने HCA से भी इसको नीचे लिया, तो ये अमाउंट डेप्रिशिएट होने से रह गई। पर मैं कह रहा हूं अगर डेप्रिसिएशन बुक होता तो इतने का होता ना, और साल के आखिर में इतना बच जाता। इसकी कोई एंट्री नहीं बना रहा, इसकी मैं सिर्फ हिसाब किताब के लिए कर रहा हूं कि अगर लेट से एसेट की वैल्यू वापस ऊपर जाती है, एसेट की वैल्यू वापस ऊपर जाती है, तो मैं लॉस को इतने से रिवर्स नहीं करूंगा, मैं फिर बता रहा हूं लॉस विल नॉट बी रिवर्स बाय दिस अमाउंट। मैं ये सिखाना चाह रहा हूं कि भाई लॉस इस अमाउंट से रिवर्स नहीं होता, लॉजिक है उसके पीछे, लॉस इस अमाउंट से इसलिए रिवर्स नहीं होता क्योंकि उसके ऊपर ये डेप्रिसिएशन भी बुक होता, बच जाता, इतने से रिवर्स होता। क्योंकि मैं कहूंगा अगर वापस गेन में जा रहा हूं, अगर बच्चों में वापस गेन में जा रहा हूं तो मैं इतना रहने दूंगा, बकाया रिवर्स करूंगा, क्योंकि यही वो चीज है जो डेप्रिशिएट होने से रह गई थी और हमने ये IAS 16 के अंदर बखूबी और भरपूर सीखा हुआ है। बात अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्या ये बात मानते हो अगर मैं HCA से नीचे आ गया तो मेरा एसेट अपनी औकात से भी नीचे आ चुका है, जो कॉस्ट मॉडल पे एसेट की वैल्यू होती है उससे भी नीचे आ चुका है। तो टेक्निकली ये अमाउंट डेप्रिशिएट होने से रह गई, उसमें से 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना बनता है, अगर रिपोर्टिंग डेट पे में होता है और वापस एसेट की वैल्यू ऊपर जाती है, तो मैं जो लॉस रिवर्स करूंगा, जो मैंने पहले जो रीवैल्यूएशन लॉस बुक किया था, इसमें से इतना रहने देके इतना रिवर्स करूंगा। तो ये हिसाब किताब के लिए मैंने किया हुआ है, बात क्लियर है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं सर ये 9500 डिवाइड बाय 3, सही है जी। तो मैंने ये लॉस विल नॉट रिवर्स बाय दिस अमाउंट, ये लिख दिया हमने, सही है जी। अच्छा खैर अब मैंने कहा कि भाई अब जरा यहां पर देख लेते हैं अब क्या हिसाब किताब है। अब मैं अगर फेयर वैल्यू 31 दिसंबर 2022 की देखूं,
पर सर 2022 पे जाने से पहले आप पहले यहाँ तक की एंट्री बना लें, 2022 पे जाने से पहले यहाँ तक की एंट्री बना लें, और यहाँ पे एंट्री अगर बनानी है मुझे, तो मैंने कहा कि सर ये आ गया मेरे पास 2022, और सर 2022 में आप ये इसको यहाँ से कटा दें, और आप ये कहें कि सर ये वाली आप उठा लें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और प्लांट क्रेडिट। सर कितने का डेप्रिसिएशन बुक करें? सर इतने का डेप्रिसिएशन बुक करें आप, ये रहा सर, इतने का डेप्रिसिएशन। अच्छा सर, तो बात मुझे बताएं, क्या ये डेप्रिसिएशन कम है? नहीं भाई, ये डेप्रिसिएशन कम है और ओरिजिनल से भी कम है। तो अगर सर होता तो कितना होता? मैं वैसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ। सर होता ना सही वाला डेप्रिसिएशन तो इतना होता, सही है, इसके साथ वो एक्सचेंज गेन वगैरह के इम्पैक्ट को मिला के, सही है जी। क्योंकि ये वाला बुक नहीं हुआ हुआ, तो हमने कहा सही है भाई। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, बल्कि ये मैंने गलती से यहाँ पर ये अमाउंट, अच्छा सर अगर मैं ये कहूँ कि सर मैं यहाँ पर इसको मैंने पिक किया, सही है, और मैंने कहा कि भाई इसको भी मैं डाल दूं यहाँ पर, तो कुल मिला के मेरा डेप्रिसिएशन ये होता, तो साइंस में मसला कर रहा था वो 44,000 का डेप्रिसिएशन होता, जिसमें से ये बुक नहीं हुआ। और सर जेन्युइन बुक नहीं हुआ क्योंकि मैं ऑलरेडी इस अमाउंट को 9,500 को पहले ही पीएनएल में लेके जा चुका हूं। पर मैं कह रहा हूं अगर होता तो ये भी बुक होता है इंक्रीमेंटली, ये बुक होता इंक्रीमेंटली नहीं, नॉर्मल बुक होता, जो कि हुआ नहीं है। क्यों? अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये बुक हो जाता, प्लीज सुनिएगा, मैंने तो क्या किया, एक साल लॉस बुक कर लिया, कितने का जानी, 9,500 का। कब बुक किया? पिछले साल रिवैल्यूएशन लॉस आया, जिससे मैं कह रहा हूं कि मेरा एसेट अपनी औकात से भी नीचे चला गया। पर अगर ये 9,500 का लॉस नहीं होता तो एक साल का और इतना डेप्रिसिएशन आता। और मैंने ये बैलेंस इसलिए निकाल लिया कि अगर अब एसेट वापस ऊपर जाता है तो मैं लॉस जो है 9,500 से रिवर्स नहीं करूंगा, उसमें से वो डेप्रिसिएशन हटा कर रिवर्स करूंगा जो कि बुक होना चाहिए था और जो कि हुआ नहीं है। और देखो अगर मैं प्लस भी करता हूं तो कितना था, 44,000 रुपए। बात क्लियर है? और सर ये सारे एक्सचेंज गेन के इम्पैक्ट हैं, तो मैं ऑल टुगेदर इसको साथ लेके चल रहा हूँ। खैर मैं आ गया यहाँ पर, मैंने कहा सर फेयर वैल्यू मेरी कितनी आ रही है 2022 की? सर मैंने कहा फेयर वैल्यू आ रही है 560। अच्छा सर अब मैं अगर देखूं तो मेरे पास फेयर वैल्यू गेन आ गया। अच्छा भाई फेयर वैल्यू गेन कौन सी तारीख पे आया? सर इस तारीख पे आया, ये रहा। तो सर क्या मैं कह सकता हूँ कि अब मैं यहाँ पर इसको मैंने सिंपली मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अभी भी यू हैव टू होल्ड ऑन, अभी सब्र करना आपने पहले एक साथ सारी चीज़ें देखनी है। सर क्या मैं कह सकता हूँ मेरे को फॉरेन एक्सचेंज गेन भी आया? कैसे सर? मैंने कहा इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। सर फिर वही बात कि आपके $333 किस पे कैरी हुए हुए हैं? 245 पे, सही जी। उन्हें किस पे चाहिए? 252 पे। कितने का गेन आ गया? सर गेन आ गया आपके पास 7 पर डॉलर का। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सर 7 पर डॉलर का गेन अब मैं रिकॉर्ड कर लूंगा इन दोनों का मल्टीपल। तो सर आप मुझे एक बात बताएं, क्या मैं कह सकता हूँ प्लीज? अब देखें वो वक्त आ गया है कि मैं सरप्लस रिकॉर्ड करूंगा वापस से। मैंने सर अच्छा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कहा गया? भाई इंक्रीमेंटल नहीं, आप तो वैसे ही लोअर पे हैं। कितने लोअर पे हैं? इतने पे। पर अब आप वापस ऊपर वैल्यू को लेके जा रहे हैं, तो जरा बात समझिएगा। क्या मैं कह सकता हूँ कि सर अब मैं एक एंट्री बनाऊंगा यहाँ पे रीवैल्यूएशन की, और रीवैल्यूएशन की एंट्री जब मैं बनाऊंगा तो मैं सिंपली कहूंगा कि सर प्लांट हो जाएगा डेबिट। सर प्लांट तो इन एनी केस आपका इन दोनों से डेबिट होगा, दिस प्लस दिस से, ये आ गया। अच्छा भाई फिर मैंने कहा कि सर मैं रीवैल्यूएशन सरप्लस पे जाऊं या पहले पीएनएल का लॉस रिवर्स करूं? सर आप कहेंगे पीएनएल रिवर्सल। सर कितने से? सर पीएनएल का रिवर्सल जो मैं करूंगा ना जानी, वो पीएनएल का रिवर्सल इतने से करूंगा, ये सर 9,500 से देंगे भाई, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि जो डेप्रिसिएशन अगर वापस वैल्यू सही होती तो डेप्रिसिएशन भी बुक होता ना, जो कि नहीं हुआ। तो उसको हटा के रिवर्स करो ना, ताकि ओरिजिनलिटी में उसको लेके चलो। तो सर मैंने कहा ये बाकी क्या करूँ? सर बाकी आप कहेंगे रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो मैंने कहा सर अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो ये आ गया 53,120। सर मैंने यहाँ पर क्या कहा? मैंने कहा सर पहले तो आप इसको हटा दें, सही है जी, पहले तो आप इसको हटा दें। आपने कहा सर ये तो हो गया ख़त्म, ये तो हो गया बिल्कुल ख़त्म, ये हो गया ज़ीरो, सही है जी। अब फिर मैं यहाँ पर सरप्लस में कितने ले आऊँ? सर यहाँ पर सरप्लस के बैलेंस में आप दिस प्लस दिस माइनस दिस करें तो ये कितना आ गया? 65,8787। सर यहाँ पर देखूँ तो सर नहीं, ये वाला बैलेंस नहीं आ रहा, यानी मैंने यहाँ पे कोई मिस्टेक की है। और सर मैं अगर पीएनएल के रिवर्सल के बाद, अच्छा मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया इंस्टेड ऑफ
वो माइनस में ऑलरेडी है, देखें सर 53120। अब आपका एसेट फिर किस में आ गया सर? अब आपका एसेट फिर आ गया सरप्लस के अंदर। देखो जी, ये सरप्लस का पूरा अकाउंट है। तो क्या मैं कह सकता हूँ सर, ये प्लीज़ खुदारा ये बात समझिएगा, क्या मैं कह सकता हूँ कि सर यहाँ पर ऑल टुगेदर मैं इसको और इसको नेट करके ये वाली अमाउंट लेके आऊँगा और मेरे पास यहाँ पर कुल मिलाकर अब सरप्लस का बैलेंस ये आ गया। मेरे पीपी का बैलेंस मैं देख लेता हूँ कितना आ गया, इन सब का सम। और सर अगर मैंने अकाउंटिंग सही की हुई है, अगर मैंने बच्चों अकाउंटिंग सही की हुई है, तो वो अकाउंटिंग सही तब होगी जब मैं ये देख लूँ कि क्या मेरा 560 का एसेट 252 पे कैरी हो रहा है। यस सर, डेफिनेटली इस पे कैरी हो रहा है। और आप एंट्रीज को प्लस माइनस करोगे तब भी इस पे ही कैरी होगा। सर इस पूरे सवाल में मैंने किया क्या? इस पूरे सवाल में मैंने किया ये, एसेट लिया, डेप्रिशिएट किया, डेप्रिशिएटेड डॉलर वैल्यू निकाली, डेप्रिशिएटेड पीकेआर वैल्यू निकाली, उसको फेयर वैल्यू से कंपेयर किया, फेयर वैल्यू को गेन आया, उसको अपडेटेड डॉलर पे रिकॉर्ड किया, पिछले डॉलर्स को रीवैल्यू किया। और अगर जिस दिन मेरा नुकसान हुआ था, यानी जिस दिन मेरा रीवैल्यूएशन लॉस आया, तो उस वक्त मैंने डायरेक्ट फेयर वैल्यू लॉस को सरप्लस के बैलेंस से कंपेयर नहीं किया, एक्सचेंज गेन को भी पहले इंक्लूड किया। ये रहा ये वाला केस, यहाँ पे लॉस आया, ये एक्सचेंज गेन आया, इन दोनों को नेट किया, कितना बना दोनों का नेट? ये रहा सर 48020। तो मैंने कहा पीपी तो इतने से कम होगा, ये बात तो पत्थर पे लकीर है, ये रहा। तो मैंने कहा बट इसमें सरप्लस का कितना बैलेंस है? सर सरप्लस का ये रहा था, ये था 38520। मुझे एक बात बताओ, जब 38520 था, मैं इसको यहाँ पर ये कर दूँ ताकि ये अच्छा हो जाए आपके लिए। मैंने कहा सर जब इतना खत्म हो गया तो बाकी कहाँ डाल दिया? सर 9500 यहाँ फेंक दिया। तो सर अगर मैं 38520 और 9500 को ऐड करूँ तो टोटल लॉस कितना आता है? 48020। मैंने भी कितना बुक किया? 48020। बात क्लियर है? पर सर वापस अपवर्ड जाओगे तो वापस अपवर्ड में भी जरा ये देख लेना कि पहले फेयर वैल्यू एक्सचेंज दोनों बुक करना, क्योंकि दोनों ओसीआई से पर्टेन करते हैं। और फिर देखना पीपी कितना इंक्रीज हो रहा है। पीपी जितने से इंक्रीज हो रहा है, देखो आपका जो, अच्छा अब एक बात है, अगर पीएनएल का हेड आ गया ना, तो आप ये कहेंगे कि पीएनएल का हेड जब आता है तो आपका एसेट ओरिजिनल औकात से भी नीचे आ जाता है, यानी जो डेप्रिसिएशन बुक होना चाहिए था नॉर्मली भी, वो भी नहीं हुआ। अगर आप कॉस्ट मॉडल पे होते, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर कॉस्ट मॉडल पे होते और जो डेप्रिसिएशन बुक होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ, तो आप ओरिजिनल वैल्यू से भी नीचे आ चुके हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब जब आप वापस ऊपर जाएंगे तो उस लॉस को रिवर्स नहीं करेंगे जो आपने इमीडिएटली उस वक्त बुक किया था, उसमें से वो डेप्रिसिएशन कटा देंगे जो बुक होना चाहिए था और होने से रह गया, क्योंकि आप कह रहे हैं अब तो सब सही हो गया ना। तो वो डेप्रिसिएशन को हटाकर जो रिमेनिंग बैलेंस आता है उसको कंपेयर करेंगे और फिर उसको लेके जाएंगे ऊपर, और फिर पीएनएल का हेड आएगा, सरप्लस का हेड आएगा, और वापस सारी चीजें वैसे ही चलने लगेंगी जैसे चलनी चाहिए। इस पे हाथ साफ करने के लिए आपको ऐसे एक दो सवाल मैं दे दूंगा ताकि आप उसको क्लैरिटी से ग्रिप में कर पाए। जज़ाकल्लाह।